नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री हब में। आज हम सम्राट अशोक और अखंड भारत के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था, उसके जन्म से जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे। फिर कलिंग युद्ध, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध रहा है भारतीय इतिहास में, उसके बारे में जानेंगे। उसका क्या परिणाम हुआ, उसके क्या प्रभाव पड़ते हैं अशोक पर, और भारत की जो राजनीति है उस पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ता है। और अंत में हम साम्राज्य विस्तार देखेंगे। तो हम ये जो मौर्य साम्राज्य जो हमने शुरू किया है, मौर्य राजवंश, जिसमें हमने अपने पिछले लेक्चर में सम्राट बिंदुसार के बारे में बात की थी, उससे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात की थी। तो आज हम शुरू करते हैं अपना अशोक का जो लेक्चर है। इसमें हम केवल अशोक के जो प्रारंभिक जीवन है और जो उससे जुड़े कुछ घटनाएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। और इसके अध्ययन करने के लिए जो हमको इसके अभिलेखों का अध्ययन करना है वो हम इसको अगले सत्र में करेंगे। और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी इसके तथ्य हैं अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में हम अगले लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अशोक का जो प्रारंभिक जीवन है उसके बारे में अशोक के बहुत से अभिलेखों की प्राप्ति हुई है, लेकिन इन अभिलेखों के बाद भी उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर हमको जानना है तो हमको बौद्ध ग्रंथों पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि उसके अभिलेखों में उसके राजनीतिक जीवन के बारे में तो हमको ज्ञान मिलता है, लेकिन उसके जो प्रारंभिक जीवन है और किस तरह से वो उसने सत्ता हासिल की, किस तरह से सिंहासन रूढ़ हुआ, ये सब हमको बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। और अगर हम बात करें स्रोतों की, तो हमारे पास बहुत सारे स्रोत हैं जिससे हम अशोक के बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे सिंघली अनुश्रुतियाँ हैं, दीपवंश है, महावंश है, इसके अलावा दिव्यावदान है, अशोकावदान है, और आर्य मंजूश्री, मूलकल्प है, पुराण है, राजतरंगिणी में भी कहीं कहीं उल्लेख किया है अशोक का। तो अशोक का जो जन्म है ये 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में होता है। जन्म स्थल याद रखना है, पाटलिपुत्र है। अशोकावदान में इसकी माता का नाम शुभद्रांगी मिलता है। तो शुभद्रांगी इनकी माता का नाम है, जो कि चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी जो आजीवक संप्रदाय की अनुयायी थी। अब ये बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, और ये जो इसकी पत्नी है शुभद्रांगी, ये भी आजीवक संप्रदाय की अनुयायी है। शुभद्रांगी का अन्य नाम हमको धम्मा मिलता है और जनपद कल्याणी मिलता है। ये दो उसके अन्य नाम हैं। तो ये जो नाम है धम्मा, तो कुछ इतिहासकारों का ये भी मत है कि जो अशोक का जो धम्म था वो उसने अपनी माता के नाम पे रखा, धम्मा। और अशोकावदान के अनुसार महल में चल रहे षड्यंत्र के अंतर्गत उसका एक प्रकार से निष्कासन हो जाता है उसकी माता का, लेकिन स्थिति जब सामान्य होती है तो उसे पुनः महल में बुला लिया जाता है और वो एक पुत्र को जन्म देती है जिसका नाम रखती है अशोक। और अशोक का अर्थ है शोक रहित, और इसीलिए इसको शोक रहित बोला गया है, क्योंकि वो ऐसी घोषणा करती है कि अब मैं दुखों से मुक्त हूँ। दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या कर शासक बना था। तो ये किसके अनुसार है ये हमको याद रखना है, दीपवंश और महावंश के अनुसार है, जो कि सिंघली अनुश्रुतियाँ हैं। इसके अनुसार वो अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। यहीं पे दिव्यावदान बोलता है कि बिंदुसार ने मरते समय सुशीम को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की थी, किंतु जो मंत्री परिषद था, अब जैसे हमने बात की थी अपने पिछले लेक्चर में बिंदुसार के बारे में, उसकी मंत्री परिषद 500 सदस्यों वाली थी जिसका प्रमुख खल्लाटक था। तो वो जो मंत्री परिषद थी वो अशोक के पक्ष में थी। दिव्यावदान में अशोक के 2 भाइयों का नाम मिलता है। जो सबसे बड़ा था उसका नाम सुशीम है और सबसे छोटे का नाम तिष्य है। इस तिष्य को वीताशोक और विगताशोक के नाम से भी जाना जाता है। राधागुप्त नामक मंत्री जो था, जो बिंदुसार का महामंत्री था, वो अशोक का विशेष सहयोगी रहा, और आगे चल के जब अशोक शासक बनता है तो इस राधागुप्त को अपना महामंत्री बना लेता है। शासक बनने से पूर्व अशोक उज्जैनी का राज्यपाल था। हमने पिछले लेक्चर में देखा था, उज्जैनी का राज्यपाल होता है और उसको भेजा जाता है तक्षशिला का विद्रोह का दमन करने के लिए, जब पहला विद्रोह होता है तक्षशिला का, और जो सुसीम है वो उसको दमन नहीं कर पाता। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात 273 ईसा पूर्व ये सिंहासन रूढ़ होता है, लेकिन विधिवत राज्याभिषेक इसका 269 ईसा पूर्व होता है। तो ये जो 4 साल का जो गैप दिख रहा है, 273 ईसा पूर्व में वो सिंहासन रूढ़ हुआ, लेकिन उसका विधिवत जो राज्याभिषेक है वो 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये 4 साल का अंतराल उसके लिए सत्ता संघर्ष का काल था, जो सामान्यतः उसके भाइयों से हुआ होगा, ऐसी मान्यता है। उल्लेखनीय ये है कि अभिलेखों में, अशोक के अभिलेखों में राज्याभिषेक के वर्ष से ही उसके शासनकाल की घटनाओं की गणना की गई है। तो ये जो इसकी घटनाएं हैं जो शासनकाल की, वो अभिलेखों में कब से की गई है, जब से उसका राज्याभिषेक हुआ, यानी कि 269 ईसा पूर्व से इसकी जो गणना है वो की गई है। इस प्रकार राज्य वर्ष गणना की पद्धति इतिहास में अन्यत्र नहीं मिलती। दिव्यावदान की जो बात है, जब हम बोलते हैं दिव्यावदान में हमको अशोक के 2 भाइयों का नाम मिला, इसके अलावा अगर हम बात करें अभिलेखों में, तो 5वें अभिलेख में शिलालेख में अपने वो खुद ऐसा बोलता है, अपने जीवित भाइयों का उल्लेख करता है। तो ये जो 99 भाइयों की हत्या वाली बात है, ये कोरी कल्पना सी लगती है,
99 भाइयों की हत्या की बात कोरी कल्पना सी लगती है, और ये ऐसा हो सकता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने से अशोक के जीवन में जो व्यापक परिवर्तन हुआ उस पर बल देने के लिए ही बौद्ध साहित्य में अशोक की रक्त पिपासा को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया है। और इसका उद्देश्य सिर्फ यही है, ये दिखाने के लिए कि बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के बाद वो किस तरह से शांतिपूर्व अपना जीवन यापन करता है, किस तरह शांति स्थापित करता है और अहिंसा का पाठ पढ़ाता है। तो हो सकता है ये बौद्ध साहित्य में उसको केवल बल दिया गया है कि देखिए बौद्ध धर्म की कितनी अच्छी विशेषता है कि कितना रक्त पिपासु था, इसीलिए उसको बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रक्त पिपासु दिखाया गया होगा। बौद्ध स्रोत बताते हैं कि एक बार उसके अंतपुर की स्त्रियों ने उसे कुरूप बताया तो उसने सभी 500 स्त्रियों को भी जिंदा जलवा दिया। तो ये सब इसीलिए बताया जा रहा है, ये सब इसीलिए बनाया जा रहा है, उसके कैरेक्टर को इस तरह से बना रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि देखिए वो चंड अशोक था और बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद वो एक तरह से शांति स्थापित करता है और महान सम्राट अशोक बन जाता है। बौद्ध धर्म से पूर्व अशोक को आखेट पसंद था और वो मोर का मांस विशेष रूप से पसंद किया करता था। इसके जो विवाह हैं, बहुत सारे इसने विवाह किए। विदिशा की एक श्रेष्ठी की पुत्री देवी, जिसको महादेवी भी कहा जाता है, ये अशोक की पहली पत्नी थी और देवी को शाक्य कुमारी भी कहते हैं। तो देवी को शाक्य कुमारी भी कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये राजकुल में नहीं जन्मी थी, राजकुल से संबंधित नहीं थी, इसलिए इसी कारण शायद इसको पटरानी का दर्जा नहीं मिला और ये पहली पटरानी नहीं बनती है। महेंद्र और संघमित्रा देवी की ही संतान है। आगे चल के जब हम इसके बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो ये लंका में जो बौद्ध धर्म का प्रचार करता है उसके लिए महेंद्र और संघमित्रा को लंका भेजता है। अशोक की दूसरी पत्नी असंधिमित्रा थी जो उसकी पहली पटरानी बनी और इसकी मृत्यु के बाद तीसरी पत्नी तिष्य रक्षिता होती है, ये पटरानी बनती है। अब ये जो तिष्य रक्षिता है इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये बौद्ध मतावलंबी नहीं थी क्योंकि इसने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई थी। तो ये यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कई बार कि अशोक की कौन सी पत्नी ऐसी थी जिसने बोधि वृक्ष को हानि पहुंचाई। अशोक की चौथी पत्नी का नाम पद्मावती मिलता है जो कुणाल की माता है। आगे चल के हम कुणाल के बारे में बात करेंगे जब हम अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में बात करेंगे। तो ये कुणाल की माता है। अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि जो तिष्य रक्षिता थी, जो तीसरी पत्नी थी अशोक की और जो उसकी दूसरी पटरानी बनती है, ये कुणाल को अंधा करवा देती है एक षड्यंत्र के तहत, जिस षड्यंत्र की हम पूरी कहानी की चर्चा करेंगे आगे चल के जब हम उत्तराधिकारी की बात करेंगे। अशोक के अभिलेखों की अगर हम बात करें तो उसमें हमको सिर्फ एक ही रानी का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है कारुवकी। एक ही रानी का उल्लेख मिलता है और ये अभिलेख कौन सा है? कौशाम्बी का अभिलेख है। इसको रानी का अभिलेख भी बोलते हैं और इसका एक पुत्र है तीवर। अभिलेखों में अगर हम देखें तो केवल एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है और रानी अगर हम देखें तो केवल एक कौरवकी का हमको उल्लेख मिलता है। तो यहाँ से प्रश्न भी बन जाता है कि रानी का अभिलेख कौन सा है? कौशाम्बी है। और उसमें हमको किसका उल्लेख मिलता है? कौन सी एक रानी का मिलता है, कौन से एक पुत्र का मिलता है। अगर हम देखें राज तरंगिनी की बात करें कल्हण की, तो उसमें अशोक के अन्य पुत्र का नाम मिलता है जिसका नाम है जालौक, जो कि कश्मीर का शासक बनता है अशोक के बाद। ऐसा राज तरंगिनी में इतिहास में लिखा है कश्मीर के। तो अशोक की अन्य पुत्री एक है जिसका नाम है चारुमती, इसका भी हमको उल्लेख मिलता है, जो अशोक के साथ लुम्बिनी की यात्रा करने जाती है। और लुम्बिनी के बारे में हम बात करेंगे जब अभिलेखों के रुमिनदेही अभिलेख की बात करेंगे। तो इस तरह से मोटे मोटे तौर पर देखें तो अशोक की 5 पत्नियां, 4 पुत्र और 2 पुत्रियों का हमको उल्लेख मिल जाता है। अब बात करते हैं कलिंग युद्ध, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलिंग पर आक्रमण का जो कारण था वो केवल उसकी व्यापारिक दृष्टि थी, व्यापारिक दृष्टि से समृद्ध था वो। और कौटिल्य भी हमको विवरण देता है कि कलिंग जो है ये सूती वस्त्रों और हाथियों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व, अब राज्याभिषेक उसका कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो यहाँ से 8वें वर्ष जो है ये कलिंग पर आक्रमण करता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में हमको ऐसा मिलता है, ऐसा विवरण मिलता है कि उस समय कलिंग का जो राजा था उसका क्या नाम था? नंदराज। तो कलिंग का राजा नंदराज था और राजधानी थी तोसली। इस रक्त रंजित युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है और इसमें ऐसा बोला गया है इस युद्ध में बहुत ज़्यादा भीषण नरसंहार हुआ। करीब 1 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई और लगभग 1.5 लाख लोगों को बंदी बना लिया गया, जिसका विवरण हमको रोमिला थापर मैम भी देती हैं कि किस तरह से 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाकर एक तरह से दास्ता के अंतर्गत उनको ले आया गया। और इस भयावह हिंसा के द्वारा कलिंग पर आधिपत्य पाने से अशोक में बहुत गहरा पश्चाताप दिखाई पड़ा। इसके बाद अशोक ने अपनी जो विस्तारवाद नीति थी, जो एक्सपेंशन पॉलिसीज़ थी, उसको त्याग दिया, उसको छोड़ दिया। अब ये जो एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हमने अभी मगध का जब अपना साम्राज्य पढ़ा था, जो स्टार्ट हुआ था, जो मैंने 16 महाजनपद पढ़ाए थे, तो वहाँ से हमने देखा था कि किस तरह से बिंबिसार की अंग विजय से प्रारंभ होती है ये मगध की जो एक्सपेंशन पॉलिसीज़ हैं, जो उसकी विस्तारवाद नीतियाँ हैं, बिंबिसार से शुरू होती हैं, हर्यनक वंश से, और ये इस समय तक चलती रहती हैं जब तक ये कलिंग युद्ध नहीं हो जाता अशोक के समय। तो इसी के ऊपर टिप्पणी की है एच सी राय चौधरी सर ने कि ये जो कलिंग का युद्ध हुआ
यहीं से मगध के राज्य विस्तार का वह युग समाप्त हो गया जो बिंबिसार की अंग विजय से शुरू हुआ था। सैन्य विजय का स्थान अब धम्म विजय ने ले लिया और धम्म घोष ने ले लिया। तो ये एक अद्वितीय घटना है न केवल भारतीय इतिहास में बल्कि पूरे विश्व इतिहास में, कि पराजित होने पर नहीं बल्कि सामरिक सफलता के बाद विस्तारवाद युद्ध नीति को त्यागा गया। और इसका उदाहरण हमको न केवल भारतीय इतिहास बल्कि हमको पूरे विश्व के इतिहास में कहीं भी इसका उदाहरण नहीं मिलता है। 8वें शिलालेख में वो कहता है कि कलिंग देश में जितने आदमी मारे गए या कैद हुए उसके 1000वें हिस्से का नाश भी देवनमपिया के लिए दुख का कारण है। अब ये देवनमपिया कौन है, ये अपनी खुद की बात कर रहा है और हम बात करेंगे जब इसके बहुत सारे विभिन्न नामों की चर्चा करेंगे अभिलेखों में जो हमको मिले हैं। देवनमपिय है, देवनमप्रिया है, इस तरह से बहुत सारी उपाधियां हैं। तो देवों को जो प्रिय है उसकी बात कर रहा है, यानी कि खुद की बात कर रहा है। लेकिन पश्चाताप से आंदोलित होने पर भी अशोक ने कलिंग पर अपना स्वामित्व नहीं त्यागा। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। पश्चाताप जरूर होता है लेकिन अपना स्वामित्व नहीं त्यागता और कलिंग को प्रांत बना लिया जाता है मगध साम्राज्य का। 13वें शिलालेख में वो कहता भी है कि जब अविजित क्षेत्र विजित होता है तब मानव जीवन की हत्या, मृत्यु, बंदी बनाना भी अनिवार्य हो जाता है। ये किसमें कहता है? 13वें शिलालेख में कहता है। इस तरह कलिंग जो है वो मगध साम्राज्य का एक प्रांत बन जाता है और इसको 2 भागों में इसकी राजधानी बनाई जाती है। उत्तरी केंद्र जो होता है उसकी राजधानी तोसली होती है, जिसका आधुनिक नाम हम धौली देखते हैं। तो तोसली जिसका आधुनिक नाम अगर हम देखें तो है धौली। और जो दक्षिणी राजधानी है वो बनती है समापा बनती है दक्षिणी राजधानी और इसका आधुनिक नाम है जौगढ़। और ये धौली जौगढ़ से हमको इसके अलग से कुछ अभिलेख मिलेंगे जिनकी हम चर्चा करेंगे जब हम अभिलेख पढ़ेंगे। साम्राज्य विस्तार अगर हम देखें अशोक के, तो अशोक के बारे में कल्हण बोलता है कि कल्हण के अनुसार अशोक जो था वो कश्मीर का पहला मौर्य शासक था और पहला मौर्य शासक कश्मीर का था और इसने श्रीनगर बसाया, यानी कि इसके समय में कश्मीर को भी मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया था। और इसके अगर हम पूरा साम्राज्य देखें तो उसका मानचित्र हम बना सकते हैं, उसकी आउटलाइन बना सकते हैं अगर हम इसके अभिलेखों के जोग्राफिकल एक्सपेंशन को देखें। जहाँ जहाँ इसके अभिलेख हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है येरागुडी है साउथ में, इसके ऊपर अमरावती है, ये फिर जौगढ़ है, धौली है, लौरिया नंदनगढ़ है। इसके अलावा इधर आ जाते हैं हम कलसी है और नॉर्थ में मानसेहरा है, शहबाजगढ़ी है, कांधार है। इसके बाद गुजरात में गिरनार है, महाराष्ट्र में सोपारा है। इस तरह से अगर हम देखें तो इसका आउटलाइन अगर हम देखें तो इसका जो साम्राज्य है ये हम इसके अभिलेखों की सीमा से निर्धारित कर सकते हैं। इसके साम्राज्य की सीमा कर्नाटक से प्राप्त अभिलेख में अशोक घोषणा करता है कि उसका अनुशासन पूरी पृथ्वी में प्रेषित हुआ है। अर्थशास्त्र में ये जो पृथ्वी शब्द है इसका अर्थ निकाला गया है हिमालय और हिंद महासागर के बीच की धरती, यानी कि ये आपका हिमालय है, हिमालय का क्षेत्र है और ये हिंद महासागर का क्षेत्र है। तो इसके बीच की धरती जो है ये आपके लिए पृथ्वी बताई गई है अर्थशास्त्र में। और इसी धरती की बात कर रहा है अशोक अपने, जो कर्नाटक से हमको उसका शिलालेख मिला है उसमें कि उसका प्रशासन जो है, उसका जो अनुशासन है वो पूरी धरती में फैल गया है। अशोक कालीन भारत में चक्रवर्ती क्षेत्र की धारणा राजनीतिक दृष्टि से वास्तविक हो गई थी। अब ये अखंड भारत का सपना जो चाणक्य ने देखा था, जब हमने बात की थी सिकंदर का जब आक्रमण होता है और वो जो अपना एक मैप लेके जाता है अखंड भारत का नंद वंश के पास, नंद राजा धनानंद के पास, और जो उसका मजाक करके उसको भगा देता है बेइज्जती करके। तो ये जो अखंड भारत का सपना उसने में देखा था उसने, ये पूरा का पूरा आपका लगभग भारत का पूरा क्षेत्र, कुछ साउथ पार्ट को छोड़ दें और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न को अगर हम छोड़ दें तो इसमें पूरा बंगाल और पूरा पाकिस्तान और लगभग पूरा अफगानिस्तान इस क्षेत्र का हिस्सा बन जाता है, इस अखंड भारत का हिस्सा बन जाता है। ये साम्राज्य उत्तर में अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक और पश्चिम में ये आपका काठियावाड़ से लेके उत्तर में कलिंग, इस जगह तक। और अगर हम उसके चंद्रगुप्त मौर्य के सौगोरा और महास्थान के अभिलेखों को भी जोड़ें तो ये लगभग बंगाल का भी क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रकार असम और दक्षिण को छोड़कर समस्त भारत इसके अधिकार में आ जाता है अशोक के। जो प्रांत अशोक के साम्राज्य में नहीं थे उनके प्रति भी अशोक सचेत नजर आता है और उन्हें वो अविजित क्षेत्र कहता है, अविजित क्षेत्र कहता है। और अशोक ने जिन क्षेत्र को अविजित कहा है, जिनको उसने नहीं जीता, जिसको उसने बोला है कि वो अविजित हैं, उसके अभिलेख भी हमको वहाँ से नहीं मिलते। तो हमको एकदम यहाँ से स्पष्ट हो जाता है जो इसके अभिलेख मिले हमको। अब जैसे ये क्षेत्र है असम के ऊपर का जो क्षेत्र है, यहाँ से हमको अभिलेख नहीं मिलते और इनको ये अविजित कहता है।
तो इस तरह से हमारे अशोक का जो साम्राज्य है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन अब यहाँ से क्योंकि विस्तारवाद नीति को उसने त्याग दिया है, तो ये चरम बिंदु माना जाता है एंशियंट हिस्ट्री में। अगर हम देखें भारत का जितना साम्राज्य, जितना जोग्राफिकल एक्सपेंशन था उसके लिए। तो यहाँ से मेरा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। तो हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में, अशोक के बौद्ध धम्म को लेके क्या क्या उसकी परिभाषाएं हैं और किन इतिहासकारों ने क्या अलग अलग उसके बारे में विचारधाराएं व्यक्त की हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा उसके धम्म का क्या स्वरूप था और उसने धम्म प्रचार किस तरह से किया, क्या क्या उपयोग उसने किए, किन किन देशों में उसने किस किस तरह से अपने दूत भेजे धम्म के प्रचार के लिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मिलता हूँ अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।